हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद साहू प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और दोस्तों, वर्ग 3 की वैकेंसी आ चुकी है और आपकी तैयारी भी लगातार जारी है। और इसी तैयारी को आगे बढ़ाने और इस तैयारी में जान फूंकने के लिए एक मैं प्रयास करना चाहता हूँ। मैं वर्ग 3 की आप सभी को निःशुल्क यूट्यूब पर तैयारी करवाना चाहता हूँ। मैंने पहले पिछले जो भर्ती आई थी उसमें मैंने तैयारी करी थी और मेरे वर्ग 3 में 120 नंबर आए थे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी का भी जो अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा उसका सिलेक्शन हो। और उसको सही दिशा देने के लिए मैंने मेरी तरफ से साइंस और सोशल साइंस के लिए मैं बैच लेके आया हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो कृपया करके मुझे प्रोत्साहित करें। और मेरी जो वीडियो है कृपया करके उसको देखें, आगे बढ़ाएं और शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 3 की वैकेंसी आ चुकी है और इसका सिलेबस भी आपके सामने आ चुका है। और इस सिलेबस में विज्ञान और सोशल साइंस दोनों मिलाकर 50 नंबर के हैं। और ये 50 नंबर का पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो कृपया करके मुझे प्रोत्साहित करें और आगे मेरे वीडियो को बढ़ाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिकी को। और भौतिकी का जो पूरा सिलेबस है हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले भौतिकी में हमको विद्युत आवेश और क्षेत्र रेखाएं और आवेश से संबंधित जो कूलाम का नियम है वो सिलेबस में दे रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत आवेश होता ही क्या है। तो देखिए, विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि होती है। ये एक प्रकार की क्या होती है, भौतिक राशि होती है। भौतिक राशि होती है और ये एक अदिश राशि होती है, क्योंकि आवेश में किसी प्रकार का कोई भी दिशा नहीं होती, केवल इसमें परिमाण होता है। और ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो अदिश राशि कहलाती है। तो विद्युत आवेश कैसी राशि है, एक भौतिक राशि है और वो भी कैसी है, अदिश राशि है। तो देखिए, अब देखिए आवेश दरअसल होता क्या है। आवेश का अर्थ होता है चार्ज। आपने बचपन में बहुत सारे काम भी किए होंगे, जैसे कुर्सी पर किसी को बिठा के उसमें पीछे से तौलियों से मार देते हैं, जब बैठता है तो उसको करंट लगता था। एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर कोई पेन अपने सर पर बार बार फेरें और कचरे की तरफ करते हैं तो वो कचरा उसको आकर्षित करता है। तो आवेश मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज यह एक क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है एक तरीके से। क्या होती है ये विद्युत आवेश, मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। और देखिए, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, अदिश राशि है। ये दो चीजें अपन को सीखी। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, कूलाम। क्यों इसका कूलाम क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले जो जो वैज्ञानिक कूलाम थे उन्होंने विद्युत आवेश को अच्छी तरीके से परिभाषित किया था, इसलिए उनके नाम पर इसका एसआई मात्रक क्या रखा गया है, कूलाम रखा गया है। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट काम हुआ है। और जो ईएसबी यानी पीएबी जो होता है ना, वो कोई सा भी एग्जाम ले दोस्तों, वो फैक्ट टू फैक्ट ही क्वेश्चन अपन से करता है। तो अपन कोशिश करेंगे कि अपने पास टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है तो फैक्ट टू फैक्ट ही पढ़े आगे। फालतू का कचरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कम टाइम में अधिक अगर पढ़ना है तो फैक्ट टू फैक्ट ही पढ़ना है। ये मेरे नोट्स हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इसमें मैंने केवल फैक्ट ही फैक्ट लिखे हैं, फालतू का कचरा नहीं लिखा जिससे टाइम वेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो, विद्युत आवेश की अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे, आपने आपने धारा के बारे में तो सुना ही होगा। धारा क्या होती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का अर्थ होता है यदि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। विद्युत धारा की अगर परिभाषा की बात करें, विद्युत धारा की परिभाषा अगर गणितीय रूप से देखी जाए तो देखिए ये होती है। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। इसका मतलब है एकांक समय में जो आवेश चालक में प्रवाहित होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है।
अर्थात आवेश अगर एक जगह से चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब अनुप्रस्थ जो चालक है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने लगता है तो हम ये मानते हैं कि उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। अर्थात एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। देखिए अब आवेश को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझ सकते हैं, अगर अपन को आवेश निकालना है तो आई और टी का गुणा मतलब धारा और समय का गुणा हो जाएगा, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुणा समय। अब देखिए इसका अपन को फॉर्मूला मिल गया है, क्या मिल गया है, आवेश का फॉर्मूला क्या मिला, विद्युत धारा गुणा समय। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूले से ही विमीय सूत्र बनता है और व्यापम का जो वर्ग यानी वर्ग 2 का जो अभी कुछ समय पहले 2 महीने पहले पेपर हुआ था उसमें विमीय सूत्र पूछे गए थे। तो अगर विमीय सूत्र आपको याद करना है तो सबसे पहले उस राशि का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूले के आप उसका विमीय सूत्र नहीं बना सकते और इसको रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें और अपन को केवल इनका फॉर्मूला याद रखना और फॉर्मूले से ही इनका विमीय सूत्र बनता है। देखिए अब इसके फॉर्मूले में कहीं आपको लंबाई और द्रव्यमान दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका अपन ने जो लंबाई है, जो लंबाई इसकी जो लंबाई है देखिए इसमें द्रव्यमान एम में द्रव्यमान क्या है, जीरो, लंबाई भी जीरो है और समय तो बिल्कुल है टी फॉर टाइम, इसलिए टाइम आ गया। आई 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 मतलब विद्युत धारा, इसका क्या होता है ए लिखते हैं अपन, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, M0L0 TA, टी फॉर टाइम, ए फॉर एम्पियर मतलब विद्युत धारा। बस इतना से याद रखना है, इसका विमीय सूत्र याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको वर्ग 2 में देखने को मिला था। अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो अभी 12वीं की परीक्षा हुई है आप MP बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि एक कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो देखिए एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 मतलब कि 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6.25 गुणा 10⁻18, ऐसे भी आ सकते हैं आप, 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और आगे देखें एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। ये दोनों इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है ना। ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लिखकर याद करें। आगे देखें दो बिंदुओं के बीच देखो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ये विद्युत धारा Q/T। एक फॉर्मूला और होता है किसका, आवेश का, ठीक है। देखें अगर विभव की बात करें तो विभव क्या होता है, एकांक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उसका क्या कहलाता है, ये वाला। देखिए एकांक समय में एकांक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो उसका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो V बराबर क्या हो गया, W/Q। V बराबर W/Q, W क्या है, कार्य है और Q आवेश है। तो हम विभव की परिभाषा भी इससे देख सकते हैं। विभव का SI मात्रक तो आपको पता ही है वोल्ट होता है, ठीक है ना। अब अपन को Q चाहिए, Q मतलब आवेश, तो Q और V को एक्सचेंज कर देंगे, Q ऊपर आया V नीचे आया, तो Q का फॉर्मूला क्या बना, W/V। मतलब आवेश का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कार्य बटे विभव। तो हल्का है, इसको भी याद रखें, फैक्ट में आ सकता है। आगे देखें, अब देखें कूलाम मैंने बता दिया है। आवेश क्या होता है, Q बराबर Ne मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार, एक तो होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। देखिए धनावेश और ऋणावेश,
ये दोनों प्रकार के जो आवेश हैं सबसे पहले किसने बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बताए गए थे। ठीक है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये बताए थे कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वही व्यक्ति हैं जिसने तड़े चालक की खोज की थी, जो छतों पे लगाया जाता है ताकि जब बिजली छत पर गिरे तो वो छत छत क्षतिग्रस्त ना हो और वो बिजली कहाँ चली जाए? धरती के अंदर चली जाए। तो आवेश के प्रकार किसने बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। धनावेश, ऋणाम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए अब ये क्या होते हैं? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार है जैसे चुम्बक होती है, चुम्बक चुम्बक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? जैसे दक्षिण साउथ साउथ पोल लाओ और नॉर्थ नॉर्थ पोल पोल लाओ, तो वो एक दूसरे को कैसे करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार समान आवेश भी एक दूसरे को कैसे करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बिल्कुल चुम्बक जैसा है। जैसे समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वैसे ही समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए धनावेश के कुछ उदाहरण हैं जो मैंने एनसीईआरटी बुक से देखकर लिखे हुए हैं। धनावेश में कौन कौन होता है? ऊनी कपड़ा, ऊनी कोट, ये देखिए ऊनी कपड़ा, ऊनी कोट, गलीचा, कांच की छड़ आदि। और ऋणावेश में कौन आता है? रेशम का कपड़ा, रबड़ की छड़, एम्बर, प्लास्टिक की सीट आदि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नोट, मुक्त इलेक्ट्रॉन वस्तुओं के आवेशित होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई वस्तु आवेशित होगी तो उसमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आवेश का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन। अगर कोई वस्तु आवेशित है इसका मतलब है उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन समाहित हो गए हैं। और भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होने लगते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। बस इतनी सी बात है। और देखिए किसी पदार्थ को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। सही बात है। अगर किसी भी पदार्थ में हम उसको चार्ज करेंगे, किसी भी पदार्थ को हम चार्ज करते हैं तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। ये भी याद रखना है। अब देखो कूलाम का वेरी इंपॉर्टेंट नियम आ गया। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम ने ये बताया था कि अगर दो असमान आवेशों को, दो बिंदु आवेशों को r दूरी पर रखा जाए। कितनी दूरी पर? माना कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं। ये Q1 और Q2 मान के चलो ये दो आवेश हैं और इनको हमने कितने दूरी पर रखा है? r दूरी पर रखा है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो कैसा होता है? देखिए इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो कैसा होता है? इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है दोनों जो आवेश होते हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। ये पहले समीकरण में दिखाई दे रहा है आपको ये वाला। ये तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो आवेश होता है वो क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एक बार और देखते हैं। कूलाम का नियम यह कहता है कि यदि दो Q1 एवं Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाला बल F हो तो उनमें क्या होता है? जो बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों समीकरणों को अपन क्या करते हैं? मिला लेते हैं। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 डॉट Q2 बटे r² हो गया। और अगर अपन ने समानुपात का नियम देखा जाए, आपने सुना भी होगा, ये अनुक्रमानुपाती का जो साइन है इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा और इसमें अपन नियतांक क्या लगाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया तो अपन ने क्या लगाया? बराबर का नियम। और बराबर का नियम लगाएंगे तो एक अनुपातिक नियतांक आएगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और डॉट Q1 डॉट Q2 बटे r²। ये है दोस्तों कूलाम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये हर
बिंदु आवेशों के लिए नहीं लगता है। देखिए इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, वो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए कूलाम की कुछ सीमाएं, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह केवल किसके लिए? बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। यह केवल क्या है? स्थिर आवेश, जो स्थिर आवेश होता है उनके लिए लागू होता है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। यह नियम अधिक दूरी अर्थात अधिक दूरी के लिए लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो जी Q1 और Q2 जो आवेश अपन ने r दूरी पर रखे थे, अगर इनकी दूरी अधिक है तो फिर ये कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। कूलाम का नियम केवल कुछ ही दूरी पर लागू होता है। और देखिए कूलाम के नियम को हम व्युत्क्रमण का नियम भी कहते हैं। कूलाम का नियम, व्युत्क्रमण का नियम बिल्कुल सरल है। आर स्क्वायर है, स्क्वायर व्युत्क्रम वर्ग, व्युत्क्रम मतलब नीचे क्या है? वर्ग है। व्युत्क्रम में क्या है? वर्ग है, इसलिए इसका नाम इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। और इस पर जो बल लगता है, जो कूलाम बल होता है, वो एक केंद्रीय बल होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो अब देखिए ये कूलाम के नियम के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कूलाम के नियम के बाद हमें एक चीज पढ़नी है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? जो आवेश होता है उसके चारों ओर वह कितनी दूरी तक बल लगा सकता है, वो ही उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे एक चुम्बक होती है, चुम्बक होती है और चुम्बक अपने कितने क्षेत्र तक उस चुम्बकत्व का प्रभाव होता है, वो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या होता है? यदि कोई आवेश है, वो कितनी दूरी तक अपने बल का प्रभाव रख रहा है, कितने दूरी तक वह अपने बल का प्रभाव छोड़ता है, वही उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। देखो इसका क्या है गणितीय फॉर्मूला, E बराबर एफ बटे क्यू, ई बराबर एफ बटे क्यू। ये देखिए एकांक आवेश पर जो बल लगता है वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र ई कहलाता है। देखें अब इसकी परिभाषा पढ़ लें अपन। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वही मैंने आपको बताया, आप विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश जितनी दूरी तक अपने बल का प्रभाव रखता है, वो क्षेत्र ही उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए इसका गणितीय फॉर्मूला होता है E बराबर एफ बटे क्यू। देखो एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालना है तो बहुत ही सरल है। देखो एफ बटे क्यू है, एफ का न्यूटन है और क्यू का क्या है? कूलम। तो इस विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? देखो विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन कूलम। ये लिखा है यहाँ पर, देखो न्यूटन कूलम, जी न्यूटन कूलम। अब देखें आगे, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होगी? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। ठीक है, अब देखें इसका अगर अपन को क्या निकालना है? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? बहुत ही सरल है। बल का तो आपको याद ही होगा, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mL/t-2। उसमें अपन को Q का और भाग देना है बस। Q मतलब कूलाम, कूलाम का अपन पढ़ के आए। विमीय सूत्र क्या होता है? TA। ठीक है ना। देखिए मैं आपको बना के बता देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र कैसे बना है। देखें ये देखिए जो मैंने विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र बना के बताया, देखें ध्यान से कैसे कैसे बन रहा है। देखें E बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू। एफ का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल का विमीय सूत्र होता है, ये देखिए mL/t-2, mL/t-2 ये होता है। और साथ में ए, ये बल का ये पूरा mL/t-2 और Q का क्या था? TA था। तो TA ऊपर गया तो दोनों माइनस हो गए। ठीक है ना, दोनों माइनस हो गए। अब T-2 है, T-1 है, 2 और 1 3 हो जाएंगे, T-3 हो जाएगा और A इनवर्स हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या बना दोस्तों? विमीय सूत्र अगर आपको याद रखना है तो उनके फॉर्मूले से बनाना सीखें। बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। और ये बहुत अभी वर्ग 2 की जो परीक्षा होती है उसमें बहुत सारे 2-3 शिफ्ट जो हुई थी उसमें विमीय सूत्र पूछे गए थे। देखिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं। इसका विमीय सूत्र याद रखना है mL/t-3 A।
ए इनवर्स। अब देखें विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ही सरल है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना सबसे पहले माइकल फैराडे ने की थी। ये माइकल फैराडे वो ही हैं जो आपको विद्युत रसायन में आने वाले हैं। ये सेल वगैरह में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइकल फैराडे ने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की खोज की थी। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या क्या होती हैं रेखाएं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब होती है विद्युत क्षेत्र से निकलने वाली काल्पनिक रेखाएं। उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए इनकी परिभाषा भी लिखी है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, पहला। अब अगला देखें। एकल आवेश की स्थिति। एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं अथवा अनंत पर समाप्त होती हैं। एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखें। अगला है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये इंपोर्टेंट है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबित होती हैं। बिल्कुल। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं चालक के पृष्ठ से अभिलंबित मतलब 90 डिग्री के कोण पर निकलती हैं। टेढ़ी आड़ी नहीं निकलती। बिल्कुल। ये मान के चलो ये क्या है, अभी मैं बताता हूँ कैसे काम करती हैं ये देखिए। ये मानो चलो एक क्या है इधर, ये अब ये विद्युत क्षेत्र का चालक का पृष्ठ है और इस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालनी है तो बिल्कुल सीधी निकलेंगी, ऐसी ऐसी ऐसी। समझ रहे हो दोस्तों। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ से बिल्कुल लंबवत निकलती हैं। अब देखें आगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती, वह चालक के अंदर से बिल्कुल नहीं गुजरती, इसलिए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दोस्तों ये एक उदाहरण तो आपने सुना ही होगा। जैसे अगर बिजली गरजती है, बिजली कहीं गिरने वाली होती है तो कार चालक को यह सूचना दी जाती है कि अपनी विंडो, कार की सभी विंडो दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाए, क्योंकि जो कार जो होती है खोखले चालक की तरह होती है। अगर कार पर कोई बिजली गिरेगी तो वह कार के भारी पृष्ठ पर ही रह जाएगी, अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। इसलिए बरसात में कार चलाने वालों को यह चेतावनी जारी करी जाती है कि अगर कहीं भी बिजली गिरे और कार चालक वहां मौजूद हो तो अपने पूरे खिड़की दरवाजे बंद कर ले तो वह सुरक्षित बच सकता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के अंदर नहीं गुजरती, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। छठवां पॉइंट। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं किंतु उनके द्वारा प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल काल्पनिक होती हैं और उनके द्वारा प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र बिल्कुल क्या होता है, वास्तविक होता है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बिल्कुल सरल है। मान के चलो कोई दो विजातीय आवेश टूए मतलब कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव मतलब दो अलग अलग विजातीय मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए विजातीय आवेश। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश कुछ दूरी पर रखा जाते हैं तो ये पूरा निकाय क्या कहलाता है, ये वाला निकाय पूरा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आगे देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसी आवेश Q और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल के को उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव से ही बनता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, Q गुणा 2a। जी टाउ टाउ से प्रदर्शित करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ। ये टाउ है। टाउ बराबर होता है Q गुणा 2a। 2a क्या है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ पे आपने देखा था ना, ये देखिए Q
पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेशों के बीच की दूरी V क्या कहलाती है? 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? आवेश गुणा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होगा? Q गुणा 2a। Q मतलब क्या होता है? कूलाम, और A मतलब मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलाम इंटू मीटर। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले से ही अपन याद रख सकते हैं इसका एसआई मात्रक। और Q मतलब कूलाम, A मतलब मीटर, तो कूलाम मीटर इसका एसआई मात्रक हो गया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अरे भैया ने, चलो देखो जी कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। याद रखना है जी, नोट कर लें अपनी कॉपी में। विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है और विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। आध्रुवीय अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य, ये काम की नहीं है अपन। किसी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, किंतु विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। ये तो आप वैसे याद रख लेना। चलो अब एक चीज और आती है, विद्युत फ्लक्स। लास्ट चीज बची है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों अभी आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वो किसी आवेश से लंबवत जो रेखाएं निकलती हैं उनको हम विद्युत क्षेत्र कह रहे थे। अब विद्युत क्षेत्र में जो कुल जो रेखाएं निकलती हैं उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को काय से दर्शाते हैं? क्यू ई फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। चलो माना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई और यदि लंबवत उसे किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल एस हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ये देखिए, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है क्यू ई बराबर ई गुणा डेल एस। मतलब कि विद्युत फ्लक्स क्या है? ई मतलब विद्युत क्षेत्र और एस मतलब क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है और यह एक प्रकार की अदिश राशि है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका अपन को एसआई मात्रक निकालना है। ई का तो अपन निकाल चुके हैं। ई बराबर होता है, इधर जो मैंने लिख रखा है देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख रहा है ई बराबर जो है ना, मार्कर क्यों नहीं चल रहा? चलो ये यहाँ देखा, हाँ चला। ई बराबर एफ बटे क्यू। एफ ई बराबर विद्युत क्षेत्र का होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये तो अपन पढ़ा, तो ई का तो पता ही है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ई का न्यूटन, जे लिखा है यहाँ पर न्यूटन बटे कूलाम। और एस मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका एसआई मात्रक हो गया विद्युत फ्लक्स का न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं वोल्टमीटर। इसको वोल्टमीटर भी कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र होता है एम एल की घात 3 टी माइनस 3 और ए इनवर्स। तो इसी फॉर्मूले से हम इसका विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, जो आपको याद रखना है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? ये देखिए जहाँ पे इसका विमीय सूत्र ये होता है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र एम एल की घात 3 टी माइनस 3 ए इनवर्स। चलिए दोस्तों, आज हमने इतना कुछ पढ़ा है। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगता है तो कृपया करके मुझे बताएं, ताकि मैं और भी वर्ग 3 का जो पूरा विज्ञान का सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊं।
और मैं बहुत और बोर्ड भी खरीदने वाला हूँ, जल्दी से मैं बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो कृपया करके मुझे बताएं, जिससे मैं वर्ग 3 का पूरा सिलेबस करा सकूं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।